औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मुख्तसर वीडियो जो कि फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल केस के मुतालिक आपको खुशामदीद। मेरा नाम है औरंगज़ेब और एरिया प्रैक्टिसिंग सर्विस मामलात के मुतालिक डील करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपील 2023 इसका नंबर मैंने कवर किया हुआ है प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते, और पार्टीज़ आप देख सकते हैं डिटेल मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर की हुई है। ये एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक अपील है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए। आपके साथ रिटन ऑब्जेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 to 3 FPAC शेयर कर रहा हूँ। ये सर्विस ट्रिब्यूनल कराची का केस अपील है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट्स, इनको प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कवर किया हुआ है और मैं आपके साथ पूरी केस डिटेल शेयर करने जा रहा हूं आगे चल के वीडियो में। आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है ताकि आप लोग मुझसे बआसानी रब्ता कर सकें। मेरे मोबाइल नंबर जो कि जोंग का नंबर मेरा 24/7 ऑन होता है, आप मेरे जोंग के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को न सिर्फ सब्सक्राइब बल्कि लाइक करके जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी बआसानी मौसूल होती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस मुख्तसर सी वीडियो में हम केस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और इसी वीडियो के ज़रिए आपको मदद मिल सकेगी कि आप किस तरह से फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में न सिर्फ अपना केस दाखिल कर सकते हैं बल्कि अपना मुकदमा किस तरह से आप आगे बढ़ा के और अपनी जो अगर आपकी टर्मिनेशन, रिमूवल फ्रॉम सर्विस या जो भी मामला हुए उनको आप बआसानी रिस्टोर करवा सकते हैं, रीइंस्टेट करवा सकते हैं। ये एक हर मुलाजिम जो कि एम्प्लॉई होता है उसका हक होता है एज अ राइट कि उसको सुना जाए। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, आर्डी अल्टेरम पार्टम एक मैगज़म है जिसके तहत किसी को भी बगैर सुने सज़ा नहीं दी जा सकती। तो जब आप डिपार्टमेंट में अपील करते हैं और 90 डेज़ के अंदर आपको जवाब मौसूल नहीं होता तो उस सूरत में फिर हम फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में केस दाखिल करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो हमारा फ्रंट पेज है, इंडेक्स में हम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डेटेड, एनेक्स और पेजेस। अब रिटन ऑब्जेक्शंस उसके साथ ही साथ हमारे जो भी मुतलका कागजात हैं आप देख सकते हैं इसके साथ एनेक्स या इसी जो इंडेक्स है इसमें लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दिया गया है सीरियल नंबर 1 रिटन ऑब्जेक्शंस, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट एंड रिटन पिटीशन नंबर सो एंड सो, चार्जशीट, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस, इम्पॉइंटेड नंबर, नोटिफिकेशन, FPAC कंपोजिशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेशंस 1978, इंक्वायरी रिपोर्ट, SOP फॉर कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉमिनेशन लेटर इशूड बाय लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। उसके बाद आखिर में आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी डिटेल को मैंने कवर प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए कवर किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे फ्रंट पेज की जानिब, नेक्स्ट पेज की जानिब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ से बाकायदा एक जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जो अपील हमने दाखिल की है उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बिफोर द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, उसके बाद 2023 अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट्स, प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद रिटन ऑब्जेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 FPAC। तो बढ़ते हैं आगे मजीद वीडियो में और आप देख सकते हैं कि रेस्पेक्टफुली श्योर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। अब जो बुनियादी ऑब्जेक्शंस नुकात उठाए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि द FIA हैज़ नॉट बीन एरेड एज रेस्पोंडेंट इन द अपील हु इज़ नेसेसरी पार्टी विच कलेक्टेड अनडिनाइबल। अब आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा एक हकायक केस के बताए गए हैं कि क्या केस के हकायक थे, जो कि आप वीडियो को पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। और इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि इनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए इनको मुख्तसर और कवर करूं, और मेरा इस वीडियो के ज़रिए कतन भी मकसद नहीं कि मैं किसी की प्राइवेसी को आउट करूं। ये सिर्फ वीडियो आपकी मतलब जो एक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अगर कोई केस करना चाहता है तो उसकी बेहतरी और मदद के लिए वीडियो बनाई है मैंने। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, क्लॉज 2 इंक्वायरी प्रोसीडिंग थ्रू हिज नॉन अवेलेबिलिटी सो एंड सो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट इस्लामाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कि रिट पिटीशन दाखिल की गई जो कि डिसमिस हो गई थी।
Clause 3 that the present appeal is not maintainable both on law and facts, hence liable to be dismissed। कि ये जो मौजूदा अपील है ये कानून के तहत और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए डिसमिस की जाए। Clause 4 that the appellant has no locus standi to prefer the instant appeal, कि अपीलेंट को कोई हक नहीं बनता कि वो ये अपील दाखिल करे। अब बढ़ते हैं ऑन फैक्ट्स। आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा यहाँ पर हक़ाइक़ बयान किए गए हैं केस के, और केस के हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि द अपीलेंट वाज प्रोसीडेड अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स E&D Efficiency and Disciplinary Rules 1973 to inquire into the charges leveled against him. He was served with a charge sheet along with a statement of allegations dated so and so, and on proven charges the authority on recommendation of the authorized officer imposed upon him major penalty of removal from service under Rule 4 Subrule 1 Clause B Subclause 3 of Government Servants Efficiency and Disciplinary Rules 1973 is conveyed wide implied notification dated so and so। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे क्लाइंट हैं उनको जब रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुई तो बताया गया है कि किस कानून के तहत उनको रिमूव किया गया। पैरा नंबर 2 डू नॉट रिलेट टू मेरिट ऑफ केस, ये केस के मुतालिक नहीं है। उसके बाद पैरा नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ भी हक़ाइक़ बताए गए हैं, और इसको प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको कवर किया हुआ है अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए। बढ़ते हैं आगे। पैरा 4 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विथ रिलेवेंट रूल्स। पैरा नंबर 5 डिनाइड एज स्टेटेड इट इज़ merely an afterthought of the appellant that he was made scapegoat as he did not give statement against the DG. Ironically, the appellant, instead of defending against the proven charges, has taken plea just to gain sympathy। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट FPAC वो बता रहा है कि सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की गई। तो ये जो लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही एक सादा सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है डिपार्टमेंट की जानिब से, और मुझे नहीं लगता कि इनके जो लॉ ऑफिसर थे वो कोई ख़ास पढ़े लिखे होंगे, या फिर इनके लॉ ऑफिसर ने नहीं बल्कि एक कॉमन मतलब किसी असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ने ये जवाब बनाया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक कॉमन इंग्लिश है और इसमें कोई लीगल लैंग्वेज नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 6 denied as stated request of the appellant for charge of inquiry committee lacked any plausible ground and cogent reason, therefore it was not acceded to by the authority and he was informed of the same। कि जो अपीलेंट हैं उनको चेंज ऑफ इंक्वायरी का कोई भी मौका नहीं दिया गया और इसके मुतालिक इनको बताया गया था। पैरा नंबर 7 एज 8 पैरा 3 पैरा 8 denied contents are not related to merits of the case, the issue regarding cadre of the authorized officer and audit observation regarding his appointment are issues which have absolutely no relevance to the inquiry proceedings conducted in accordance with the law. This is merely malicious attempt by the appellant to mislead the August forum and to divert the attention to non-issue। अब आप देख सकते हैं कि पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो केस के बयान किए गए थे। अब यहाँ पर ग्राउंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड्स और हर केस के अपने ग्राउंड्स होते हैं, किसी भी केस के सेम ग्राउंड्स नहीं होते। हक़ाइक़ और जो ग्राउंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो क्लाइंट हैं उनके केस के हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ हैं, और जब आप अपने किसी केस के मुतालिक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके केस के हक़ाइक़ और ग्राउंड्स मुख्तलिफ होंगे। तो आपने जो तरीक़ेकार है वो इसी को ही फॉलो करना है, और उसके अलावा अगर आप मेरी कोई मदद चाहते हैं फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में केस बनाने के मुतालिक या फिर केस चलाने के मुतालिक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 0315341146। उसके अलावा आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पेज कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं आगे मज़ीद और इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड्स बयान किए गए हैं
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से। बीच में मैंने पेजेस स्किप किए हुए हैं क्योंकि वो फैक्ट्स और ग्राउंड्स के मुतालिक हैं जो कि केस के हकायक हैं और वहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसको स्किप किया हुआ है। तो बहरहाल उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो प्रेयर दी गई है इस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बल्कि पैरा 9 और 10 में भी आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी है वो दिए गए थे वगैरह सारे मौके। उसके बाद अब आते हैं प्रेयर की जानिब। तो प्रेयर ही होती है जिसके बुनियाद पर हमारा केस डिसाइड होता है, आया वो हमारे हक में होता है या किसी तरह होता है। वो हमारे केस की जो प्रेयर होती है इस्तदा, उसी के बुनियाद पर अदालत फैसला सुनाती है। तो प्रेयर कुछ इस तरह से कि इन व्यू ऑफ द अबोव सबमिशंस इट इज़ प्रेड दैट द इंस्टेंट अपील मे ग्रेशियसली बी डिसमिस्ड बीइंग डिवोइड ऑफ एनी लीगल सब्सटेंस एंड लॉफुल मेरिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। रिक्वेस्ट या इस्तदा यही है की गई है इसमें प्रेयर में कि जो ऊपर बयान किए गए हकायक और ग्राउंड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो अपील दाखिल की गई है इसको डिसमिस किया जाए, ख़त्म किया जाए और इसकी कोई भी कानूनी हैसियत या फिर कानून के तकाज़े पूरे नहीं करते, लिहाजा इसको डिसमिस किया जाए इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये थी मुकम्मल वीडियो और इसके साथ अब आप कोई से भी कागजात लगाना चाहें तो आप सपोर्ट के लिए अपने केस के लाजमी लगाएंगे और इसका तरीक़ेकार यही होता है फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में। जब हम केस दाखिल करते हैं तो सबसे पहले हम अपील दाखिल करते हैं डिपार्टमेंट में अपील दाखिल करने के बाद कमेंट्स आ जाते हैं रेस्पोंडेंट्स के। रेस्पोंडेंट्स मतलब जो जिनका केस जिनके खिलाफ हमने दाखिल किया होता है उनकी जानिब से जवाब दाखिल किया जाता है। उसके बाद फिर हम रीजॉइंडर दाखिल करते हैं। रीजॉइंडर दाखिल करने के बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो चाहे वर्बल में हो या रिटन में, जो भी आप पैटर्न या तरीक़ेकार अपनाना चाहें उसके मुताबिक। उसके बाद फिर केस का फैसला होता है और यहाँ पर मेरा मशवरा होगा, आपको सजेशन होगी कि आप जब भी कोई अपना मुकदमा अदालत में लेके जाएं, चाहे किसी भी अदालत में, तो सबसे पहले आप जो वकील कर रहे हो उसकी कारकर्दगी को आप जांचिए। क्योंकि मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, ना किसी के कैरेक्टर इम्पीचमेंट या फिर जो एडवोकेसी है उस पर कोई किस्म की बात करना चाहता हूँ, बल्कि मेरा तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप कोई ऐसा वकील करें जो कि बाकायदा लायक हो, आपके केस में मेहनत करे। और हार जीत तो एक मुकद्दर का होता है फैसला, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हार जाएं या ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाएं, बल्कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वकील साहब की काबिलियत और मेहनत नज़र आनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में इसी असना में मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी ये वीडियो देखने के बाद कोई भी किस्म का केस दाखिल कर रहे हों फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में, तो उसमें ज़्यादातर फोकस इसी बात पर रखिए कि आप कोई अच्छा वकील कर रहे हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे वकील होते हैं, वकला साहिबान, जो कि केस तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उनको पता ही नहीं होता कि केस किस तरह से बनाना होता है और दाखिल करना होता है, बल्कि चलाने का भी उनको तरीक़ेकार नहीं पता होता। और फिर एंड में रिज़ल्ट यही निकलता है कि केस ख़राब हो जाता है और केस ख़राब होने की सज़ा हमेशा क्लाइंट को ही मिलती है। मैंने अपनी आँखों से बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जिनमें वकला साहिबान की गलतियों की वजह से साइलिन बेचारे रुल रहे होते हैं, दरबदर होते हैं, परेशान होते हैं और उनको इंसाफ ना मिलने की वजह से वो फिर मायूस हो जाते हैं अदालती निज़ाम से। तो बहरहाल ये मुख्तसर वीडियो आपके लिए बनाने का मकसद कि आपको फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का एक आइडिया दिया जाए ताकि आप अपना केस अच्छे तरीके से दाखिल कर सकें और चला सकें। और इसमें केस दाखिल करने के बाद अब ये वकील साहब पर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने अपने क्लाइंट का केस ना सिर्फ दाखिल किया बल्कि इसमें विक्ट्री भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने जो क्लाइंट थे उनको बहाल करवाया इज़्ज़त के साथ और उनको बैक डेट बेनिफिट्स, मतलब जो उनके फ़वाइद बनते थे वो भी उनको वापस दिलवाए। तो अब आपसे इजाज़त लूँगा और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है,
और उसके साथ ही साथ आप मेरे जोंग नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।